वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। अगले रोज दोपहर के वक्त गुलाम रसूल आ गया। वो एक थैले में दोपहर और रात के वास्ते मेरे लिए ज्वार की रोटियां और अचार लाया था। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। मैंने गुलाम रसूल से अपने मिशन की पेशरफ्त के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, मैं सूरज डूबने से जरा पहले आऊंगा, उस वक्त तुम मेरे साथ चलोगे, तुम तैयार रहना। मैंने पूछा हमें कहाँ जाना होगा। वो बोला तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, रात को कोई खास बात तो नहीं हुई। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आधी रात को पहाड़ी नाले तक गया था, फिर वापस आ गया था। तुम्हें बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। खैर अब मैं जाता हूँ, दोपहर के वक्त आऊंगा। वो चला गया। ये शख्स भी दूसरे कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों की तरह मुख्तसर बात करता और वक्त पर उठकर चला जाता। मैं कोठरी के अंदर ही रहा। कभी कभी उठकर दरवाजे के दुर्ज में से बाहर देख लेता। बाहर धूप थी और खूब रोशनी फैली हुई थी। दूर से किसी वक्त किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आ जाती थी, या दरख्तों की तरफ से किसी तोते किसी कव्वे के बोलने की आवाज आ जाती। दोपहर के बाद गुलाम रसूल आ गया। उसने गले में खद्दर का एक थैला लटकाया हुआ था। हिंदुस्तान में सियासी वर्कर्स वगैरह इसी तरह का थैला गले में या कांधे पर लटकाए रखते हैं। गुलाम रसूल का लिबास भी जम्मू के हिंदुओं जैसा था, यानी तंग मोरी का खद्दर का पाजामा, बगैर कॉलर के कुर्ता और पुरानी सदरी, सर पर डोगरा कैप। मैंने भी सर पर डोगरा कैप पहन रखी थी, ताकि अगर मैं किसी वक्त कोठरी से बाहर निकलूं और दूर से कोई देखे तो यही समझे कि कोई डोगरा मजदूर काम कर रहा है। गुलाम रसूल मेरे पास बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें दूर से नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर दिखाऊंगा। मेरी इत्तला के मुताबिक गुलखान कोने वाले तहखाने में बंद है। पहले उसे बेड़ियां डाली गई थी, मगर अब बेड़ियां खोल दी गई हैं। मेरे आदमी ने बताया है कि गुलखान ने सारे टॉर्चर, सारी अजियतें बर्दाश्त की हैं, मगर अपनी जबान नहीं खोली। इंटेरोगेशन सेंटर के फौजी इंचार्ज कैप्टन भटनागर ने दिल्ली से टॉर्चर के जदीद तरीन माहिर डॉक्टर को बुला भेजा है। अब गुलखान को कोई खास इंजेक्शन लगाकर नीम बेहोशी की हालत में उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि तशद्दुद के उनके सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। मैंने पूछा आप मुझे कहां और किस जगह से इंटेरोगेशन सेंटर दिखाएंगे, और उसको महज देख लेने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो उसके अंदर जाना होगा। गुलाम रसूल ने जवाब दिया, हर काम अपने वक्त पर किया जाएगा। पहले इस सेंटर की इमारत को अच्छी तरह से देखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आओ, मैं आगे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे 6-7 कदमों का फासला डालकर चलो। गुलाम रसूल ने बाहर आकर कोठरी पर ताला डाला और एक तरफ चल पड़ा। मैं थोड़ा फासला रखकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम पहले तो नाले के साथ साथ चलते रहे। नाला आगे जाकर जब शहर के गुंजान आबाद इलाके की तरफ मुड़ा तो हम भी उस तरफ मुड़ गए। एक जगह किसी मंदिर की सीढ़ियां नाले में उतरती थीं। गुलाम रसूल सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के पहलू से होकर छोटी सड़क पर चल पड़ा। मैं पीछे पीछे था। हमारे हुलिये ऐसे थे कि हम शक्ल सूरत और लिबास से डोगरे मालूम हो रहे थे। हमारे सरों पर टोपियां थी, जो चंबा, कांगड़ा और जम्मू के डोगरे आम तौर पर पहनते हैं। गुलाम रसूल आबादी से बचकर जा रहा था। वो मुझे बाजारों गलियों में नहीं ले जाना चाहता था। जम्मू शहर में दुकानें खुली थीं, बाजारों में ट्रैफिक जारी थी। चलते चलते मैंने देखा कि हमारी दाहिनी जानिब एक भूरे रंग का छोटा टीला है। गुलाम रसूल इस टीले के करीब से होकर आगे निकल गया। टीले के पीछे एक ऊंचे टब्बे पर मुझे मस्जिद का गुंबद और पुराने मीनार दिखाई दिए। गुलाम रसूल मस्जिद के करीब जाकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और फिर मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो गया। 1 मिनट बाद मैं भी मस्जिद के दरवाजे में से गुजर गया। सामने मस्जिद का छोटा सा सहन था, जहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। मैंने गुलाम रसूल को देखा कि वो जूतियां हाथ में लिए मस्जिद के सहन में से होकर एक हुजरे में दाखिल हो गया। मौलवी साहब ने ना गुलाम रसूल की तरफ कोई तवज्जो की, न मेरी तरफ गौर से देखा। मैं भी हुजरे में चला गया। गुलाम रसूल हुजरे में बिछी हुई चारपाई पर बैठा था। मैं भी उसके पास पाइंती की तरफ होकर बैठ गया। मैंने उससे बिल्कुल न पूछा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इतने में बाहर से बच्चों के मौलवी साहब को सलाम करने और भागने की आवाजें आई। मौलवी साहब ने बच्चों को छुट्टी दे दी थी। फिर मौलवी साहब भी हुजरे में आ गए। आते ही गुलाम रसूल से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर हालात ठीक हुए तो तुम ऊपर चले जाना। अगर आसपास कोई शक व शुबा हुआ तो मैं तुम्हें ऊपर जाकर अपना काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। गुलाम रसूल ने कहा, मौलवी फैजुल हसन साहब, हम आपके मशवरे के मुताबिक काम करेंगे। मौलवी साहब चले गए। गुलाम रसूल भी खामोश था, मैं भी खामोश था। हमें ऊपर छत पर मौलवी साहब के चलने फिरने की आहट सुनाई दी। कोई 2-3 मिनट के बाद मौलवी साहब नीचे आ गए। हुजरे में दाखिल होकर उन्होंने गुलाम रसूल से कहा, पिछली तरफ से छत पर जाओ, लेकिन गुंबद की ओट में रहना, सामने बिल्कुल ना आना। गुलाम रसूल ने कहा, आप बेफिक्र रहें। इस दौरान गुलाम रसूल ने थैला उतार कर चारपाई पर रख दिया। फिर उसने थैले में हाथ डालकर खाकस्तरी रंग की एक दूरबीन बाहर निकाली। ये फौजी दूरबीन थी और साफ लग रहा था कि बड़ी ताकतवर दूरबीन है।
गुलाम रसूल ने मुझसे कहा, आ जाओ। हम हुजरे के पीछे दरवाजे से निकले। पीछे एक जीना मस्जिद की छत को जाता था। हम जीना चढ़कर मस्जिद की छत पर आ गए। हम झुक कर चलते मस्जिद के गुम्बद की ओट में होकर एक जगह बैठ गए। ये मस्जिद आबादी के मकानों से ऊंचाई पर बनी हुई थी और यहाँ से दूसरे मकानों की छतें काफी नीचे थीं। गुलाम रसूल आंखों के आगे दूरबीन लगाकर एक तरफ देखने लगा। फिर उसने दूरबीन मुझे देते हुए कहा, यहाँ से आगे जो टीला है उस पर पुलिस के सिपाही पहरे पर मौजूद हैं। वो तुम्हें साफ नजर आ जाएंगे। टीले की दूसरी जानिब 2 मंजिला इमारत तुम्हें नजर आ जाएगी। ये इमारत नेहरू इंटरोगेशन सेंटर है। अब दूरबीन लगा कर देखो। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। टीला वैसे मस्जिद से काफी फासले पर था। ये टीला नेहरू इंटरोगेशन सेंटर के अकब में वाक़ था और जैसा कि कमांडो शिरवान ने बताया था, इस टीले पर पुलिस के आदमी दिन रात पहरे पर मौजूद रहते हैं ताकि इस तरफ से कोई हुर्रियत परस्त कश्मीरी कमांडो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सेंटर की दीवार कूद कर अंदर न चला जाए। उन्हें ऑर्डर था कि अगर कोई शख्स दीवार फांदता नजर आए तो उसे वहीं शूट कर दिया जाए। दूरबीन इतनी ताकतवर थी कि मुझे वो टीला जो मस्जिद से काफी दूर था बिल्कुल करीब दिखाई देने लगा। मुझे 3 सिपाही नजर आए जो टीले के ऊपर चल फिर कर पहरा दे रहे थे। उनमें से 2 सिख थे। मुझे एक सिख की दाढ़ी के बाल भी नजर आ रहे थे। गुलाम रसूल बिल्कुल मेरे साथ लगकर बैठा था। वो कहने लगा, अब इंटरोगेशन सेंटर की इमारत की पहली मंजिल पर नजरें जमाओ। मैंने दूरबीन को जरा नीचे किया तो मुझे इंटरोगेशन सेंटर की पहली मंजिल के कमरों की खिड़कियां बड़ी वाजे होकर नजर आने लगी। गुलाम रसूल आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, इस वक्त तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मैं पहली मंजिल के कमरों की अकबी खिड़कियां देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने आहिस्ता से कहा, दूरबीन को पहली मंजिल के आखिरी कमरे के कोने की तरफ ले जाकर देखो। तुम्हें वहाँ एक छोटा दरवाजा नजर आएगा। मैं दूरबीन को उसी तरफ ले गया। वहाँ दीवार में एक दरवाजा था जो आम दरवाजे से तंग और मेहराबदार था। दरवाजा बंद था। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या तुम दरवाजा देख रहे हो? मैंने कहा, देख रहा हूँ। गुलाम रसूल बोला, ये दरवाजा नीचे इन तहखानों में जाता है जहाँ गुलखान दूसरे हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के साथ कैदोबंद और टॉर्चर की अजियतें बर्दाश्त कर रहा है। ये दरवाजा सिर्फ उस वक्त खुलता है जब किसी को अंदर से जाना या अंदर बाहर आना होता है। तुम्हें इस दरवाजे के बाहर एक डोगरा सिपाही गश्त करके पहरा देता नजर आएगा। मैं अभी दूरबीन में से तहखाने के दरवाजे को देख रहा था कि एक डोगरा सिपाही राइफल कांधे पर रखे दरवाजे के आगे से गुजर गया। वो पहरा देने के अंदाज में कदम कदम चल रहा था। 5-6 कदम चलने के बाद वो वापस पलट आया और एक बार फिर दरवाजे के सामने से गुजर गया। मैंने गुलाम रसूल से कहा, मैं पहरे पर मौजूद डोगरा सिपाही को देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने कहा, अब दूरबीन का रुख उस मंजिल के कोने की तरफ जरा नीचे ले जाओ और फर्श को देखो। मैंने वैसा ही किया। फर्श ईंटें जोड़कर बनाया गया था और दूरबीन में मुझे उखड़ी हुई ईंटें साफ नजर आ रही थीं। गुलाम रसूल ने कहा, क्या तुम फर्श को देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ। गुलाम रसूल बोला, क्या तुम्हें फर्श पर कोई और चीज भी नजर आई है? मैंने गौर से देखा तो इमारत की पहली मंजिल वाली दीवार से 2 कदम हटकर जमीन पर गोल लोहे का ढक्कन पड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैं लोहे का एक गोल ढकना देख रहा हूँ। गुलाम रसूल ने कहा, इस ढक्कन को और तहखाने को जाने वाले दरवाजे को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें रात के वक्त आना होगा जब दिन की रोशनी नहीं होगी। जिस ढक्कन को तुम देख रहे हो ये इंटरोगेशन सेंटर के सीवरेज का ढक्कन है। ये गटर जमीन के अंदर सारी इमारत का पानी लेकर जमीन के नीचे से होता हुआ एक जगह इस नहर में जाकर शामिल हो जाता है जो इस इमारत की दूसरी जानिब बहती है और जिसकी वजह से ये इंटरोगेशन सेंटर मशहूर है। एक बार फिर इन तमाम मकामात को गौर से देखकर अपने जहन में इसका नक्शा बिठा लो। मैंने सब जगहों को पूरी तवज्जो से देखा और कहा, मैंने एक एक जगह देखकर नोट कर ली है। गुलाम रसूल बोला, अब दूरबीन को बाएं जानिब घुमाकर ऊपर ले जाओ। तुम्हें इमारत के अकबी टीले की ढलान नजर आएगी। इस ढलान पर खारदार तारों की दीवार नहीं बनाई गई। खारदार तारों का जंगला ऊपर टीले पर मगरिब से मशरिक की तरफ लगाया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है और हालात उल्टा रुख इख्तियार कर लेते हैं तो तुम्हें इस ढलान पर चढ़कर खारदार तारों के जंगले को काटकर और डोगरा सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर टीले की दूसरी तरफ निकलना होगा। ये बड़ा मुश्किल काम होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गुलाम रसूल ने हाथ बढ़ाकर मेरी आंखों के आगे से दूरबीन हटा दी। मैंने आंखें चपकते हुए कहा, कोशिश करूंगा, आगे अल्लाह मालिक है। गुलाम रसूल ने दूरबीन का फीता उसके गिर्द लपेटते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें भी कुछ चीजों का मालिक बनाया है, नीचे आ जाओ। हम हुजरे में वापस आए तो मौलवी साहब नहीं थे। गुलाम रसूल ने दूरबीन थैले में डाली, थैला अपने गले में लटकाया और कहने लगा, इसी तरह मेरे पीछे पीछे चले आना। मैं तुम्हें वो जगह दिखाने चला हूँ जहाँ इस इमारत का सीवरेज का पानी नहर में गिरता है। वो पहले निकल गया। मैं उसके बाद जूते हाथ में पकड़े मस्जिद के सहन में से गुजरा तो मौलवी साहब मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक तरफ खड़े थे। वो इस बात की निगरानी कर रहे थे कि अगर कोई खतरा हो तो हमें फौरन आकर बता दें। मैंने आंखों ही आंखों में एहतरामन मौलवी साहब को सलाम किया और गुलाम रसूल जिस तरफ गया था उस तरफ चल दिया। गुलाम रसूल बाजार के आखिर में जाकर
उस तरफ घूम गया जिधर जम्मू शहर की ये नहर इंटेरोगेशन सेंटर के पीछे से गुजरती थी। ये जगह आबादी से बाहर थी। नहर की एक जानिब सड़क के किनारे किनारे लकड़ी के खोखे बने हुए थे, इनमें दुकानें थीं। गुलाम रसूल इन खोखों के पीछे हो गया। ये नहर का आबादी की तरफ वाला किनारा था और मकानों की अकबी दीवारें और खिड़कियां नजर आती थीं, मगर यहाँ दरख्त उगे हुए थे जिनकी शाखों की वजह से नहर के किनारे पर नजर नहीं पड़ती थी। नहर के किनारे जगह जगह गीली मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। मालूम होता था कि नहर की सफाई हुई थी और नहर की मिट्टी निकाल कर बाहर डाल दी गई थी। गुलाम रसूल एक जगह मिट्टी की ढेरी के पास इस तरह बैठा जैसे थक गया हो और आराम करना चाहता हो। उसने पांव से जूता उतार दिया था और हाथ से पांव दबा रहा था। मैं उसके करीब आया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, बैठ जाओ, जो मैं करता हूँ तुम भी करो। मैंने भी बैठते हुए जूते उतार दिए और हाथ से अपने पैर दबाने लगा। हमारा रुख नहर की तरफ था। ये नहर छोटी थी, इसका गदला पानी खामोशी से बह रहा था। पानी में गले सड़े पत्ते और कागज वगैरह तैरते चले आ रहे थे। गुलाम रसूल ने अपने वाले किनारे की तरफ देखकर कहा, जरा आगे होकर देखो। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि किसी इमारत के गटर का पाइप नहर में गिरे, मगर इस शहर में ये वाहिद मिसाल है कि ऐसा हुआ है। तुम्हें नीचे सुरंग नजर आएगी। ये वो सुरंग है जिसमें से इंटेरोगेशन सेंटर के सीवरेज का पानी बड़े पाइप के जरिए नहर में से गुजरकर सामने वाले किनारे के नीचे से होकर गंदे नाले की तरफ निकल जाता है। मैंने पांव दबाते दबाते आगे को झुककर देखा। काफी बड़ा सीमेंट का पाइप सुरंग के अंदर से निकलकर नहर में उतर गया था। सुरंग में पाइप के ऊपर काफी खुली जगह थी। गटर का पानी खुली सूरत में लाने की बजाय बड़े पाइप जमीन के नीचे क्यों न बिछाया गया? पाइप एक सुरंग में क्यों बिछाई गई है? गुलाम रसूल ने कहा, तुम्हें इस सुरंग में से गटर के साथ साथ इंटेरोगेशन सेंटर में दाखिल होना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। एक बार फिर इस जगह को अच्छी तरह से देख लो और जो निशानी लगानी है लगा लो। मैंने कहा, मैंने जो कुछ देखना था देख लिया है। वो बोला, अच्छी बात है। अब ऐसा करो कि जिस तरफ से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ उसी तरफ से चलकर वापस कोठरी में पहुंच जाओ। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तुम्हें रास्ता याद रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल याद रहा है। उसने कहा, तो फिर फौरन वापस चल पड़ो। मैं रात को किसी वक्त आऊंगा, बाकी बातें उस वक्त होंगी। मैं नहर के किनारे किनारे वापस रवाना हो गया। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा कि गुलाम रसूल भी वहां से गया है या नहीं। मैं जिन रास्तों से होकर वहां आया था वो रास्ते मुझे पूरी तरह याद थे। वैसे भी अभी शाम नहीं हुई थी, दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं चलते चलते वापस उस वीरान जगह पर आ गया जहाँ कोठरी बनी हुई थी। अब मुझे रात का इंतजार था, मगर मुझे जो कुछ करना था वो मुझे मालूम हो गया था। मुझे रात के वक्त नहर में जाकर सीवरेज के पाइप वाली सुरंग में उतरकर जमीन के अंदर ही अंदर पाइप के साथ चलते चलते उस मेन होल तक पहुंचना था जहां पर सीवरेज का पानी इमारत की मुख्तलिफ नालियों में से गुजरता हुआ बड़े पाइप में आकर गिरता था। ये मेन होल उस जगह गटर और पाइप की सफाई के लिए बनाया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सुरंग नहर से लेकर इंटेरोगेशन सेंटर के अंदर तक 500-600 फुट लंबी होगी, मगर कुछ मालूम नहीं था कि सुरंग अंदर जाकर कहां से तंग हो जाती है और कहीं बंद ही न हो जाती हो और सिर्फ पाइप दीवार में घुस जाता हो। मैं रात पड़ने तक इस अहम तरीन और खतरनाक मिशन के तमाम पहलुओं पर गौर करता रहा। मुझे गुलाम रसूल का बेताबी से इंतजार था, क्योंकि वही आकर मुझे इस सुरंग के बारे में कुछ बता सकता था। इशा का वक्त गुजर गया था कि गुलाम रसूल आ गया। वो साथ कुछ भुना हुआ गोश्त और दूसरे थर्मस में चाय भर कर लाया था। हमने सुबह की बची हुई रोटियों के साथ भुना हुआ गोश्त खाया, चाय पी। इस दौरान गुलाम रसूल ने मुझे सुरंग के बारे में कुछ न बताया। मैंने भी न पूछा। जब हम चाय पीने लगे तो मैंने उससे पूछा कि कहीं ये सुरंग जमीन के अंदर जाकर बंद तो नहीं हो जाती। गुलाम रसूल बोला, नहीं, मैंने इसके बारे में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर से सारी बातें मालूम की हैं। ये सुरंग इतनी चौड़ी और ऊंची है कि आदमी पाइप के ऊपर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर आगे जा सकता है। असल में ये सुरंग जम्मू के किसी राजा ने अपनी हवेली के बाग में नहर का पानी लाने के लिए बनाई थी, मगर वक्त के साथ साथ ये सुरंग मिट्टी से भरती गई और नहर की सतह से ऊंची होती गई। अब इस हवेली में भारतीय हुकूमत ने इंटेरोगेशन सेंटर बना लिया है और यहाँ का गंदा पानी सुरंग में पाइप बिछाकर नहर के अंदर से गुजार कर शहर के बड़े डंप में डाला जाता है। पाइप की सफाई साल में एक हवा के प्रेशर के साथ की जाती है, लेकिन साल में एक बार सुरंग को भी साफ किया जाता है। सुरंग में ताज़ा हवा उन हवादानों से आती है जो इमारत के अंदर और इमारत और नहर के दरमियान आबादी में 3 जगहों पर ऊंचे गोल पाइपों की शक्ल में लगाए गए हैं। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे किस रात इस मिशन पर जाना चाहिए। गुलाम रसूल बोला, तुम किसी भी रात को जा सकते हो। अभी तो गुलखान इसी इंटेरोगेशन सेंटर में है। कोई पता नहीं 2-3 दिन के बाद उसे अमृतसर या जालंधर के इंटेरोगेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल रात अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मैं गुलखान को इस जहन्नम से निकाल लाने में कामयाब हो गया तो हमें कहाँ जाना होगा।
गुलाम रसूल बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं? मैं नहर के किनारे लकड़ी के खोखों के पास, जहां गटर की सुरंग का मुंह खुलता है, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक बंद जीप मैं साथ लाया हूंगा। तुम दोनों को जीप में बिठाऊंगा और तुम्हें एक ऐसी खुफिया जगह पर ले जाऊंगा जहां जम्मू की पुलिस तो क्या, मकबूजा कश्मीर पर काबिज सारी डोगरा मिलिट्री भी नहीं पहुंच सकेगी। ये मेरे लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात थी। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मुझे कल रात किस वक्त जाना चाहिए? गुलाम रसूल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, रात 1 बजे के बाद का वक्त ठीक रहेगा। उस वक्त तक नहर वाले बाजार के सारे खोखों की दुकानें भी बंद हो चुकी होती हैं। आप मुझे कल रात कहाँ मिलेंगे? वो बोला, मैं ठीक 12:45 बजे कल रात यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हम दोनों यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे, क्योंकि रात के वक्त तुम रास्ता भूल सकते हो। वो दूसरी रात आने का कहकर चला गया। वो रात मैं अपने मिशन के प्लान पर काफी गौर करता रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यह मिशन ज्यादा खतरनाक था। कमांडो का कोई मिशन आसान नहीं होता, खास तौर पर अगर वो दुश्मन के इलाके में है तो हर मिशन के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। कमांडो की हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि वो जान की बाजी भी लगाए और मरने से पहले अपना टारगेट जरूर मार ले। टारगेट मारे बगैर मरने का कोई फायदा नहीं होता। मेरा मसला भी यही था कि मैं हर हालत में टारगेट मार लेना चाहता था और गुल खान को हर सूरत वहां से निकाल लाना चाहता था। यही मेरे मिशन का मकसद था। दूसरा दिन भी इसी उधेड़बुन में गुजर गया। दोपहर को रात की जो रोटी बची हुई पड़ी थी वही खाई। थर्मस में से चाय निकाल कर पी ली। प्यास लगी तो कोठरी में से निकलकर बड़ा मोहतात होकर चलता पहाड़ी नाले पर गया और पानी पीकर वापस आ गया। दिन किसी तरह गुजरने का नाम नहीं लेता था। आखिर खुदा खुदा करके सूरज गुरूब हुआ और फजा में शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होने लगा। रात हो गई। मैंने रुमाल खोल कर देखा, सिर्फ एक रोटी बची हुई थी। मैंने वही चाय के साथ खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने तयम्मुम करके कोठरी के अंदर ही इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद खुदा के हुजूर अपनी मिशन की कामयाबी के लिए खुशो खुजू से दुआ मांगी और चारपाई पर बैठ गया। लालटेन की बत्ती मैंने नीचे की हुई थी। मेरी पतलून की जेब में धमाका खेज महलूल की शीशी भी मौजूद थी। उसे मैंने इसलिए रखा हुआ था कि शायद किसी जगह इसकी जरूरत पड़ जाए। अगरचे इसका इम्कान नहीं था, क्योंकि मेरा ये मिशन खालिस एक्शन का मिशन था। जहां मुझे बहादुरी और दलेरी से काम लेते हुए, अपने हवास को कंट्रोल में रखते हुए अपने साथी को दुश्मन के घेरे से निकाल कर लाना था। मुझे मालूम था कि वहां बड़ा कड़ा पहरा होगा, सिक्योरिटी सख्त होगी। जरा से शक पड़ने पर मुझ पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे इसी किस्म के कमांडो ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई थी और बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के अलावा मेरा जज्बा भी काम कर रहा था। जहां बेहतरीन तरबियत के साथ जज्बा भी शामिल हो जाए, वहां कमांडो जरूर टारगेट मार लेता है। मुझे भी यकीन था कि अगर गुलखान इंटेरोगेशन सेंटर के तहखाने में मौजूद है तो मैं नाकाम वापस नहीं आऊंगा। मैंने दूसरी जेब में से अपना 12 बोर का रिवॉल्वर निकाल लिया और उसका चैम्बर खोलकर सारी गोलियां निकाली और रुमाल से उसे साफ करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। जब रात के 12 बजे तो मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से गोलियां रिवॉल्वर में डाली, चैम्बर को बंद किया, लालटेन की बत्ती और नीची की और उठकर दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर देखने लगा। एक साया कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त पिस्तौल की नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। रिवॉल्वर पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत थी, क्योंकि मैं अभी तक साये को पहचान नहीं सका था। जब साया जरा करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये मेरा साथी गुलाम रसूल था। मैंने दरवाजा खोल दिया। गुलाम रसूल ने अंदर आते ही सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस तरह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने दूर से आपको पहचान लिया था। वो बोला, ये बात किसी भी कमांडो को खतरे में डाल सकती है। उसने झुककर लालटेन की बत्ती जरा सी ऊंची कर दी। कोठरी में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। गुलाम रसूल ने पूछा, क्या तुम कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो? मैंने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। माशाल्लाह। गुलाम रसूल ने मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, आधी रात के बाद इंटेरोगेशन सेंटर के पीछे टीले पर गार्ड की ड्यूटियां बदलती हैं। पहले 3 सिपाही चले जाते हैं, दूसरे 3 सिपाही आ जाते हैं। मैंने कहा, इस वक्त 12 बज चुके हैं। मेरा ख्याल है गार्ड ड्यूटी बदल गई होगी, हमें निकलना चाहिए। क्या आप जीप साथ लाए हैं? गुलाम रसूल बोला, हमारा आदमी जीप लेकर नहर किनारे वाले खोखों के पास मौजूद होगा। तुम उसकी फिक्र न करो, मैं भी तुम्हें टारगेट पर पहुंचाकर जीप में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम्हें सब कुछ तेजी से करना होगा। जितनी देर करोगे खतरा बढ़ता जाएगा। मैंने कहा, मैं 1 सेकंड भी जाया नहीं करूंगा। तो फिर चलो। उसने लालटेन बुझा दी। हम कोठरी से बाहर आए। गुलाम रसूल ने उसे ताला लगाया और हम रात के अंधेरे में शहर की तरफ चल पड़े। अब हम साथ साथ चल रहे थे। साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मेरी जेब में था। धमाका खेज मवाद वाली शीशी भी मेरी जेब में थी। हम शहर की बैरूनी दीवार के साथ बहने वाली नहर के पास पहुंच गए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे थे। एक जगह 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। हम जल्दी से एक तरफ अंधेरे में छुप कर बैठ गए। जब वो गुजर गए तो उठकर आगे चल पड़े। गुलाम रसूल ने नहर के किनारे पर चढ़ते हुए कहा, वो सामने सीवरेज पाइप की सुरंग है, क्या तुम्हें नजर आ रही है?
मैंने गौर से नहर के किनारे को तकते हुए कहा, हाँ, अब सुरंग के बिल्कुल सामने जो 2 लकड़ी के खोखे हैं उनके दरमियान देखो, वहाँ मेरा आदमी जीप में बैठा है। मैंने उधर देखा तो वहाँ अंधेरे में मुझे एक जीप खड़ी नजर आई। मैं इसे भी देख रहा हूँ। गुलखान को लेकर तुम सीधा इस जीप में आ जाओगे, आगे हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, टारगेट तुम्हारे सामने है। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और चंद कदम चलने के बाद रात के अंधेरे में नहर में उतर गया। सुरंग का पाइप वाला धाना मेरे सामने था। मैं सुरंग में दाखिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।